सभी रेल कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको अनर्जित छुट्टी और असाधारण छुट्टी के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको अध्ययन छुट्टी, मातृत्व छुट्टी और पितृत्व छुट्टी के बारे में बताना चाहूँगा। पहली आती है अध्ययन छुट्टी। इसे अपन स्टडी लीव भी कहते हैं। यह छुट्टी कर्मचारी को अपने पद से संबंधित या किसी लोकहित में उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। यह छुट्टी तब मिलती है जब या तो कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष पूर्ण हो जाए या वह इस छुट्टी के आने के बाद उसकी 3 साल की सेवा बची हो। यह छुट्टी कर्मचारी एक बार में 12 माह तक और अपने पूरे सेवा काल में 24 माह तक ले सकता है। चिकित्सक को यह छुट्टी अपने मेडिसिन या शोध कार्य के लिए महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन द्वारा 36 माह तक दी जा सकती है। इसमें चिकित्सक से एक बॉन्ड पत्र भी लेना चाहिए कि वह छुट्टी से आने के बाद रेल सेवा में कम से कम 5 वर्ष अपनी सेवा देगा। इस छुट्टी में कर्मचारी को वेतन और उसमें डीए या महंगाई भत्ता दिया जाता है और यह छुट्टी कर्मचारी के छुट्टी खाते में जो छुट्टियां बची हैं उसमें से नहीं काटी जाती। उसके खाते से छुट्टी तो नहीं काटी जाती, लेकिन कर्मचारी छुट्टी जाने के बाद वापस आता है और वह अपने पद पर आए बिना ही त्यागपत्र दे देता है या 3 साल सेवा नहीं हो और उसे पहले त्यागपत्र दे दे या वह पाठ्यक्रम बीच में ही छोड़ देता है या उसको जो सर्टिफिकेट मिलता है वह प्रस्तुत नहीं करता, तो उसके द्वारा अध्ययन छुट्टी जो ली गई है वह उसके खाते से काट ली जाएगी। अगर उस कर्मचारी के खाते में यह छुट्टियां अगर शेष नहीं है तो उसको असाधारण छुट्टी मान लिया जाएगा और अध्ययन छुट्टी में जो वेतन दिया गया है उसकी प्रशासन द्वारा वसूली की जाएगी। अब आती है मातृत्व छुट्टी, जिसे अपन प्रसूति छुट्टी भी कहते हैं या मैटरनिटी लीव भी कहते हैं। यह छुट्टी महिला रेल कर्मचारी को मिलती है और 2 जीवित बच्चों तक मिलती है और एक बार में 180 दिन तक मिलती है। साथ में अगर कोई महिला प्रशिक्षु या अविवाहित है तो उसको भी यह छुट्टी दी जाती है। यह छुट्टी महिला कर्मचारी को बच्चा गिरने या गर्भपात की स्थिति में पूरे सेवा काल में 45 दिन तक मिलती है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर यह छुट्टी दी जाती है। इसमें जीवित बच्चों को ध्यान में रखे बिना यह छुट्टी 45 दिन तक दी जा सकती है। मातृत्व छुट्टी अन्य छुट्टियों के साथ
1 वर्ष तक ली जा सकती है, जिसमें कम्यूटेड लीव 60 दिन और अनर्जित छुट्टी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के शामिल है। कर्मचारी के खाते से 180 दिन तक की छुट्टियों को डेबिट नहीं किया जाएगा। मातृत्व छुट्टी में मिलने वाला वेतन छुट्टी में जाने से पहले जो वेतन मिलता था उसके बराबर ही वेतन मिलेगा। अगर इस बीच कर्मचारी की वेतन वृद्धि तिथि आती है तो वेतन वृद्धि जब कर्मचारी छुट्टी से वापस आएगा उसके बाद ही दी जाएगी। सरोगेट मदर को प्रसूति छुट्टी और शिशु देखभाल छुट्टी नहीं मिलेगी। मातृत्व छुट्टी को स्वीकार या अस्वीकार के मामले में सामान्यतया यह छुट्टी अस्वीकार नहीं की जानी चाहिए। अब आती है पितृत्व छुट्टी, जिसे अपन कहेंगे पैटर्निटी लीव। यह छुट्टी पुरुष कर्मचारियों को अपनी पत्नी के प्रसूति के दौरान 2 जीवित बच्चों के लिए एक बार में 15 दिन तक दी जाती है। यह नियम 7 अक्टूबर 1997 से लागू हुआ है। पितृत्व छुट्टी को एक मुक्त ही मंजूर किया जाएगा। यह छुट्टी टुकड़ों में नहीं दी जाएगी। यह छुट्टी प्रसूति के 15 दिन पहले और प्रसूति के 6 माह तक ली जा सकती है। अगर कोई कर्मचारी इस दौरान छुट्टी नहीं लेता है तो उसे रद्द माना जाएगा और फिर उसे यह छुट्टी नहीं मिलेगी। और इस छुट्टी में अन्य छुट्टियों को जोड़कर भी छुट्टियां ली जा सकती है। यह छुट्टी भी कर्मचारी के छुट्टी खाते से डेबिट या घटाई नहीं जाएगी। इस छुट्टी में भी कर्मचारी छुट्टी जाने से पहले जो वेतन मिलता था वही वेतन इस दौरान उसको मिलेगा। यह छुट्टी प्रशिक्षु कर्मचारी को भी मिलती है। इस छुट्टी को भी सामान्यतया अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। रेलवे लीव पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि सभी छुट्टियों को HRMS के माध्यम से ही लेना सुनिश्चित करें और HRMS पर 31 जुलाई 2023 के बाद से सभी छुट्टियों को HRMS पर ही शुरू कर दिया गया है। उस वीडियो में मैंने 2023 की जगह 2024 बोल दिया था, अतः इसे 2024 न पढ़कर 2023 ही पढ़ा जाए। अगले वीडियो में मैं आपको शिशु देखभाल छुट्टी और दत्तक ग्रहण छुट्टी के बारे में बताना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।